धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 में आता है। किस में आता है? अनुच्छेद 25 में। जो भी अनुच्छेद 25 में आ रहे हैं उसका आंसर जो कि सही होगा। चलिए इसका नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो कि देख लेता हूँ अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहता है कि भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? भारत जो कि राज्यों का संघ होगा। ये सब अनुच्छेद आप लोग जरूर याद रखिएगा। यही सब अनुच्छेद जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा। उसका अनुच्छेद 14, अनुच्छेद क्या 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है। फिर अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। जो भेदभाव होता है वो किस अनुच्छेद के तहत रोका जाता है? तो अनुच्छेद 15 के तहत। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता। जो भी सरकारी रोजगार होगा उसमें अवसर की समानता जो कि सभी के बराबर होगा। ये अनुच्छेद किसमें? 16 में कहा गया। उसका अनुच्छेद 19 में क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति चाहे कुछ भी कर सके, वो इसका अपने आज़ादी के मतलब से कर सकते हैं। किसमें? तो अनुच्छेद 19 में। ये सब अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? अपराधों के दोष सिद्धि से जुड़ा संरक्षण। जो भी अपराध यदि करता है तो उसका कोई दोष पाया जाता है तो उसका संरक्षण किया जाए। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 20 के द्वारा ये कहा जाता है। उसका नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? प्राण और दैहिक सुंदरता का संरक्षण। ये किस में है? तो अनुच्छेद 21 में। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कि अनुच्छेद 21 को है, इसको जरूर याद रखिएगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मुफ्त में किसके द्वारा दिया जाए? किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा। अनुच्छेद 21 के द्वारा ही जो कि है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो कि है फ्री में देता है। किस? तो अनुच्छेद 21। ये अनुच्छेद बहुत जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जाइलम का कार्य क्या होता है निम्न में से? तो जाइलम का कार्य क्या होता है? आप लोग जानते हैं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाना। ये क्या करता है? पौधों में जो कि जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाने के कार्य करता है। कौन? तो जाइलम। चलिए से रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला, जाइलम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य पौधों की जड़ों से पौधों को अन्य भागों तक पानी और खनिज और कार्बनिक पोषक तत्वों को सहित पोषक तत्वों का परिवहन करना। यही बोल रहा है कि खनिज लवण का जो कार्य किया है तो पौधों में जो कि है जल तथा खनिज लवणों और पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। उसका नेक्स्ट है, जाइलम कोशिका से होकर सबसे बहने वाले पदार्थों को जाइलम सेप कहा जाता है। जहाँ पर जो कि बहता है जाइलम, उसको क्या कहा जाता है? तो जाइलम सेप कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच का योजना किस रूप में जाना जाता है? तो ये आवृत्ति योजना के नाम से जाने जाते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा गया, जो भी आवृत्ति योजना में आ रहे हैं उसका आंसर सही होगा। क्या? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना और षष्ठी पंचवर्षीय योजना के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, क्या? आवृत्ति पंचवर्षीय योजना। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता है, क्योंकि देखिए पंचवर्षीय योजना से इस बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग पंचवर्षीय योजना का अच्छे से करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, भारत में आवृत्ति योजना 1978 में शुरू की गई थी। हो सकता है कि अगला बार पूछ देखिए आवृत्ति योजना की शुरुआत जो कि कब की गई थी भारत में? तो 1978 ईस्वी में की गई थी। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, आवृत्ति योजना और अवधारणा को मुनार मॉडल ने बनाया था। इसको कौन बनाया था? तो मुनार मॉडल ने जो कि आवृत्ति योजना को बनाया था। उसका नेक्स्ट है, आवृत्ति योजना का मुख्य लाभ यह है कि ये लचीले होते हैं। आवृत्ति योजना किस प्रकार के होते हैं? तो ये लचीले होते हैं, कठोर नहीं होते। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में आपकी बार। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर कौन सा है निम्न में? तो बेगूसराय। बेगूसराय देखिए सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर है विश्व में। चलिए कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, हनोई जो कि है वियतनाम की राजधानी के हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। देखिए आप लोग को जो ऑप्शन में जो दिया रहा है वही मारिएगा। देखिए ये वियतनाम भी सबसे प्रदूषित शहर है। उसका नई दिल्ली, देखिए नई दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। भारत का यदि सबसे प्रदूषित शहर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली।
लेकिन हनोई जो कि 20 का है। और एग्जाम, हाँ, ये जो कि है एग्जाम में जो हनोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, बेगूसराय दिया हुआ था। पढ़िए बेगूसराय के बारे में क्या कह रहा। बेगूसराय बिहार का शहर है और इसे भी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर में शामिल किया गया है। किसको? तो बेगूसराय को। यदि हनोई नहीं दिया रहा है तब क्या मारिएगा? बेगूसराय। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो वर्तमान में भारत में जो कि है 448 अनुच्छेद है। आप लोग सोचते हैं कि 395 अनुच्छेद, तो देखिए ये 395 मूल संविधान में जो कि 395 अनुच्छेद है, लेकिन हर एक संशोधन में जो कि एक एक क्या होता है, अनुच्छेद बढ़ जाता है। तो अभी तक 100 अनुच्छेद 100 से प्लस हो चुका है और इसमें 448 जो कि अनुच्छेद कुल हो चुके हैं। यदि मूल संविधान में पूछ देगा तो 395 और ऐसे यदि पूछेगा तो 448। उसका चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला है, संविधान के मूल पाठ में 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल है। कितने अनुच्छेद शामिल है? 395 अनुच्छेद। लेकिन यदि मूल संविधान में नहीं देखे, यदि इसी तरह पूछ दे तो कितना होगा? 448। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है? भारत का जो कि सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो संविधान है। संविधान से बड़ा जो कि कोई भारत में कानून नहीं है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान है। उसका नेक्स्ट की पॉइंट है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है आगे कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे? ये इंदौर गांधी इंडोर स्टेडियम जानते हैं आप लोग, नई दिल्ली में है। इसी में जो कि खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। किस स्टेडियम में? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। वो कहाँ है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम? तो नई दिल्ली में। जो भी इसका आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का इसका मुख्यालय किसके नाम पर घोषित किया गया? जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हो, वो इसका मुख्यालय जो कि किसके नाम पर घोषित किया गया? तो बाल विकास के ऊपर। किसके ऊपर? बाल विकास के ऊपर। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर बाल विकास के ऊपर होता। आप लोग देख लीजिएगा कि इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या था। मूल रूप से क्वेश्चन इसी तरह था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है भारत का? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो कि 382 लोग रहते हैं भारत में। उसका नेक्स्ट है, इसका की पॉइंट कुछ देख लेता हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला, 2011 के जनगणना के अनुसार 382 भारत की जनसंख्या का घनत्व था। कितना था? 382 जो कि जनसंख्या घनत्व था, जो आपको आप लोग बताए हैं पहले। उसको देखिए, नेक्स्ट की पॉइंट है, जनगणना 2011 भारत के 15वें जनगणना है और आज़ादी के बाद 7वीं। देखिए यदि पूछेगा कि जनगणना जो 2011 में हुआ था वो भारत का क्या जनगणना है? तो 15वें जनगणना है। यदि पूछेगा आज़ादी का क्या जनगणना, आज़ादी के बाद, तो 7वां जनगणना जो कि आज़ादी के बाद का जनगणना है। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट है, पहली जनगणना भारत में 1872 ईस्वी में हुआ था। पहली बार जो कि भारत में जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले बार जनगणना भारत में कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म RR के लेखक कौन है? आप लोग देखे होंगे कि जो फिल्म RR है उसका लेखक कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद है। कौन है? विजेंद्र प्रसाद। तो जो भी इसका आंसर मारेंगे विजेंद्र प्रसाद, उसका आंसर सही है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो बाल लिंगानुपात वाला राज्य जो कि हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात बाल वाला कौन सा है? तो हरियाणा है। चलिए, उसको नेक्स्ट की पॉइंट देख लेता हूँ कुछ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। उच्चतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और कम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हरियाणा। यहाँ पर जो कि 972, 1000 पुरुष 1000 जो कि है बालक पर कितना? 972 जो कि है बाल की है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट है, भारत का सभी बाल लिंगानुपात 919 से 2011 का जनगणना सर। यदि पूछ देगा कि भारत के सभी बाल लिंगानुपात की संख्या कितना है?
तो 979। इसका मतलब हुआ कि 100 पर जो कि है बालक पर कितने बाल, 1000 बालक पर कितने बाल किया, तो 979। इसका मतलब यही हुआ कि 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं हैं। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 1 निम्नलिखित में से किससे संबंध है। अभी आप लोग बताएं, अनुच्छेद 1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, राज्य तथा संघ क्षेत्र से। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1993 ईस्वी में हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो कि है भारत के पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति दी गई थी। किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन है, दलखाई किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, तो दलखाई जो कि उड़ीसा राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। किस राज्य के, तो उड़ीसा राज्य के जो कि दलखाई महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के जीडीपी के गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो भारत के जीडीपी के जनगणना के लिए जो कि है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो भारत में जीडीपी होता है